प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करें अथवा आप एकेडमिक रूप से अगर आप हिंदी साहित्य में प्रवेश करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रवेश करते हैं, तो आज की कक्षा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आरंभ करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। किसी भी परीक्षा में, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दें, स्कूल व्याख्याता का एग्जाम दें, कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम दें, या फिर किसी भी परीक्षा में अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास की जानकारी आपको होना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहें तो उसके लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना आवश्यक होगा। तो आज की कक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी विद्यार्थियों को मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने साथ में नोट्स डायरी ले ले, लिखते रहे, कुछ आपको जो नोट्स लगते हैं उन्हें लिखते रहे। और जो मैं आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा, कुछ बुक भी अच्छी बताऊंगा, तो उसको भी आप खरीद लें और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए मददगार सिद्ध होगी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे कि हमने देखा था कि हिंदी के बारे में अगर बात की, संपूर्ण अगर इसकी बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी, तो हमने हिंदी के इतिहास की तो हम बात कर चुके हैं कि हिंदी का उद्भव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होती हुई विविध हिंदी की बोलियों में परिवर्तित होती है। 18 बोलियों का जो परिवार वो हिंदी भाषा परिवार कहलाता है। तो हमने यहाँ पर हिंदी देख लिया था। इसके बाद में अब तक जो 3 भाग किए गए थे, प्राचीन आर्य भाषा काल, मध्यकालीन आर्य भाषा काल और आधुनिक आर्य भाषा काल। तो आधुनिक आर्य भाषा जो काल होता है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय है, यानी लगभग 1000 सालों का जो इतिहास है, 1000 सालों के अंदर जो इस हिंदी भाषा परिवार में संपूर्ण रूप से, जिसके अंदर आपके भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रज, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, जितनी भी जो भाषाएं आ गई, इन सब में जो 1000 वर्षों में जो साहित्य की रचना की गई उसे हम समग्र रूप से हिंदी साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी साहित्य को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इतिहास क्या है और साहित्य का इतिहास क्या है। ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात आ जाती है। तो इतिहास को हम समझने के लिए थोड़ा सा हम थोड़ा अतीत में जाएंगे। अतीत में जाकर हम बात करते हैं इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। क्योंकि इतिहास तो मानव के जन्म के साथ ही आरंभ हो जाता है कि मनुष्य पाषाण काल में रहा था, फिर ताम्रयुगीन सभ्यता में रहा, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते उसने कई विकास की अवस्थाएं पार की है। तो वो सभी भी इतिहास में आएगा। इतिहास यानी जो बीत चुका। तो अगर हम यूं बात करें कि अतीत के तथ्यों का विश्लेषण और वर्णन करते हुए काल क्रमानुसार अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा कहला सकती है। इतिहास की अगर हम सामान्य बात करें, इतिहास यानी ऐसा हुआ, अतीत की जो भी घटना है वो सारी हम इतिहास में ले लेंगे, ठीक है। तो अतीत में, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम वैज्ञानिक पद्धति में हम लेंगे इसको, क्योंकि इसको वैज्ञानिक पद्धति में लेने से हम जिस प्रकार से हम विज्ञान में किसी भी चीज का तथ्य प्राप्त करते हैं, उसका प्रमाण सहित प्राप्त करते हैं, तो उसी ढंग से इतिहास में भी इसी ढंग से है कि इतिहास में जब तक कोई प्रमाण प्राप्त न हो तब तक हम उसे इतिहास में गिना नहीं जा सकता है। तो इसमें पाश्चात्य दृष्टिकोण अलग है, भारतीय दृष्टिकोण अलग है। तो हम दोनों दृष्टिकोणों को इस ढंग से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण की। तो इतिहास के, जिसको हम जन्मदाता कहना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इतिहास का जन्मदाता, इतिहास विषय के प्रथम अध्येता की बात कर सकते हैं कि सबसे पहले अध्ययन करना किसने आरंभ किया था। तो हम नाम ले सकते हैं हीरोडोटस। हीरोडोटस को इतिहास का प्रथम अध्येता माना जाता है। तो हीरोडोटस ने जो इतिहास का अध्ययन किया था उसके आधार पर उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई थी, जिसमें सबसे पहली विशेषता ये बताई गई थी कि इतिहास एक वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक विधि से इसका अध्ययन किया जाता है क्योंकि इसमें तथ्यों और प्रमाणों की आवश्यकता होती है, इसलिए एक वैज्ञानिक विधि है। दूसरी अगर हम बात करें इसी के साथ में, तो हम इसे मानविकी में लेते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन से संबंधित है। मानव की क्रियाकलापों को सम्मिलित लेते हुए इतिहास की रचना होती है। ऐसा हुआ, अगर पशु ने कुछ कार्य किया, डायनासोर हुए, तो वो इतिहास में नहीं आएगा, वो आएगा हमारे मानव के द्वारा किए गए कर्मों के इतिहास में, हम इसको गिन सकते हैं। तीसरी बात ये आती है कि हम इतिहास में के आधार में, इतिहास को हम देखते हुए अतीत के आलोक में हम भविष्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो ये भी आपके इतिहास में आ सकता है। और इतिहास के आधार पर ही हम पुरानी कुछ कार्यों से, पुरानी कुछ गलतियों से सीखते हुए नई दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो होता है हीरोडोटस का, यानी पाश्चात्य किसी इतिहासकार का दर्शन। और पाश्चात्य दर्शन जो इतिहासकार रहे हैं उनका पूरी तरह से सत्यावलोकन
उनकी प्रमुख नजर रही है, प्रमुख उनका उद्देश्य रहा है कि सत्य की खोज करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ये रहा है पाश्चात्य इतिहासकारों का। और इसी वजह से यही कारण है कि अगर हम चाहें तो आज से लगभग 2000 साल पहले की पुस्तकें भी मिल जाती है पाश्चात्य दर्शन में, और वहाँ की जो इतिहास की जो सीधी सीधी खरी जानकारी है वो भी हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन भारतीय दर्शन में इतिहास का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि भारतीय जो दर्शन रहा है वो हमेशा सत्यम शिवम और सुंदरम पर आधारित रहा है। तो जहाँ पर सत्यम शिवम और सुंदरम की बात की तो इतिहासकारों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहा है, आदर्शमूलक दृष्टिकोण रहा है। तो जो भारतीय इतिहासकार हुए उन्होंने भारतीय इतिहास को सत्यावलोकन की दृष्टि से नहीं देखा, सत्यान्वेषण की दृष्टि से नहीं देखकर शिवम और सुंदर पर ज्यादा जोर दिया। तो जो बात आती है सत्य, शिव और सुंदर, भला दिखने वाला हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, सत्य भी हो, तो ये तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर किसी राजा में कोई दुर्गुण पाया गया है, कोई दोष पाया गया है, या कोई ऐसी घटना जिससे एक बहुत ही मानव जाति का या फिर मानवता के ऊपर एक धब्बा सा होता है, तो भारतीय जो इतिहासकार है उसको थोड़ा सा छिपा लेते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि भारतीय दृष्टिकोण में सत्य पर इतनी कड़ी नजर न होकर शिव और सुंदर पर ज्यादा जोर किया गया। तो इस वजह से जो भारतीय दृष्टिकोण है, या फिर हम बात कर सकते हैं भारतीय जो इतिहास है, उसमें कई जगह पर ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना हो जाती है। और इसका हम पाते हैं कि आज भी भारतीय इतिहास में अगर हम चर्चा करते हैं तो कई बार विवाद देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं हुआ था या ऐसा हुआ था। तो ये इस तरह से हम इतिहास की हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इतिहास की बात कर ली है, हिंदी साहित्य की बात कर ली, हिंदी साहित्य क्या है। अब महत्वपूर्ण बात है कि साहित्य का इतिहास क्या है, साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। तो साहित्य के इतिहास के लिए हम परिभाषा लेना चाहेंगे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिन्होंने सबसे पहले एक विधिवत रूप से एक ऐसा इतिहास लिखा सन 1929 में, जिसके आधार पर आज भी कई इतिहासकार आगे बढ़ते हैं, कई हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार वो आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पर प्रमुख रूप से देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा कहती है किसी भी देश का साहित्य, किसी भी देश का साहित्य उस देश की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। देखिए ये परिभाषा भी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। हम कई बार क्या करते हैं, परिभाषा तो हम रटते रहते हैं, परिभाषा तो हम रट लेते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है, समाहित नहीं करते, तो वहां पर हम विषय पर पकड़ नहीं बना पाते, उस विषय का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझे तो क्या बात होगी। जैसे कि आगे चलकर प्रेमचंद भी कहते हैं कि समाज और साहित्य, या फिर हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, या समाज साहित्य का दर्पण है, इस ढंग की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग उसी ढंग की एक बात होती है। अगर हम ये देखिए, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस तरफ तो ले लेते हैं साहित्य, साहित्य ले लें, फिल्म ले लें, या कुछ भी ले लें, हाँ? और इधर ले लेते हैं समाज। ठीक है, कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक है, साहित्य उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से समाज की सोच होती है, या फिर समाज जैसा चाहता है उस प्रकार का साहित्य रचा जाता है, या फिर समाज में जो भी देखा जा रहा है वो साहित्य में झलकता है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये परिभाषा भी इसी ढंग की बात करती है कि समाज के लोगों की जैसी मानसिकता होगी, जैसी मानसिकता लंबे समय से चलती है, उसी के आधार पर किसका निर्माण होगा, साहित्य का निर्माण होगा। ये मुख्य रूप से बात है इस परिभाषा में। तो क्या बात है, किसी देश का साहित्य उस देश की जनता की चित्तवृत्तियों यानी मानसिकता जैसी है, जैसी उनकी मानसिकता है। अगर अच्छे वातावरण की मानसिकता है, विकासवादी विचारधारा है, या फिर हम बात करते हैं शोषणवादी विचारधारा है, या फिर सामंती विचारधारा है, तो उसके अनुसार ही उसका साहित्य भी उसी ढंग से सृजन होता रहता है। तो किसी भी देश का साहित्य उस देश की जनता की चित्तवृत्तियों को आप मेंटेलिटी से ले सकते हैं कि जैसी मेंटेलिटी होगी वैसे उस देश का साहित्य होगा। चित्तवृत्तियों का संचित का यानी जमा हुआ, लंबे समय से चलता आ रहा प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। उसी ढंग से जिस प्रकार से समाज है, जिस ढंग से जनता है, उसकी जैसी मेंटेलिटी है, उसी ढंग का यहाँ पर साहित्य रचना भी हो जाएगी। यानी इन दोनों का परस्पर
सामंजस्य है, परस्पर लेना देना है, जैसा समाज वैसा साहित्य, या फिर जैसा साहित्य वैसा ही समाज हमारा बनता रहता है। पहली परिभाषा का पहला भाग तो ये होगा। दूसरा भाग आगे चल के ये होगा, इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा, यानी जैसी मेंटेलिटी है उस मेंटेलिटी का जो बदलाव है उसको परखते हुए साहित्य परंपरा से सामंजस्य ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये परिभाषा आप अवश्य रूप से लिख ले, याद कर ले, रट ले इसको, कि रटना पहले भी मैंने आपको बताया, रटना उद्देश्य नहीं है, समझना उद्देश्य है। तो देश का साहित्य संचित प्रतिबिंब हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, जैसे कि एक हम बात करते हैं युग की बात करते हैं, इधर से युग चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पर 1 ईस्वी, यहाँ पर 500 ईस्वी, यहाँ पर 1000 ईस्वी, यहाँ पर 1500 ईस्वी, यहाँ पर आके है 2000 ईस्वी आ गए, और यहाँ पर आ गया हमारा 2020 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गई एक समय की धारा। यहाँ पर लोगों की मेंटेलिटी किस ढंग से रही, यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं जैसे सिद्धों का बहुत ज्यादा प्रभुत्व रहा था, या फिर लोगों की जो मानसिकता थी वो अंधविश्वासों से घिरी हुई थी। यहाँ पर आते आते धीरे धीरे ये परिवर्तन आया, अलग अलग तरह के राजा आए, देश पर आक्रमण होने लगा, अस्थिरता से बढ़ गई, और 1000 ईस्वी के अंदर आते आते पूरी तरह से लोगों में अंधविश्वास का बाहुल्य हो गया, बहुत सारी कुप्रथाएं भी आ गई थी भारतीय समाज के अंदर। और फिर यहाँ से रहते 1000 से 1500 ईस्वी के अंदर आते हैं तो लोगों में एक सुधार की प्रवृत्ति सी देखी जाती है, जिसको भक्ति आंदोलन के रूप में देखा जाता है। तो ये हो गई भक्ति परंपरा, ये यहाँ पर हो गया अंधविश्वास या राजा महाराजाओं के युद्ध वगैरह। ठीक है, यहाँ पर अंधविश्वास और युद्ध हो गए, यहाँ पर भक्ति हो गई। यहाँ पर देखते तो लोग निश्चित हो चुके थे, औरंगजेब के समय में लगभग लोगों के मन में या राजाओं के मन में निश्चिंतता आ गई थी, तो यहाँ पर आमोद प्रमोद का काल देखा जाता था। लगभग हम बात करें तो 1600 से 1800 के बीच में आमोद प्रमोद देखा गया। तो यहाँ पर दरबारी संस्कृति हो गई, सामंती परंपरा हो गई बहुत ज्यादा, ये सामंती जिसमें केवल सुरा सुंदरी का प्रयोग देखने लगा था, ये यहाँ पर चित्रवृत्ति चल रही थी। और यहाँ पर आए अंग्रेजों का शासन है, तो अंग्रेजों के शासन के फलस्वरूप लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हुआ, तो एक आधुनिक सोच यहाँ पर विकसित हुई। ठीक है, तो जैसी ये सोच थी उसके अनुरूप यहाँ पर साहित्य लिखा गया। जैसे युद्ध वाली सोच थी तो युद्ध वाली सोच के अनुसार कौन सा साहित्य रखा गया, रासो साहित्य लिखा गया था उस समय। ठीक है, यहाँ पर चलते हम आगे। भक्ति वाला युग था, भक्तिकालीन सोच थी लोगों की, भक्ति के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता हो रही थी। यहाँ पर कौन सा साहित्य रचा गया, भक्ति साहित्य रच लिया गया। यहाँ पर जो सोच थी दरबारी संस्कृति थी, तो उसके अनुकूल रीतिकालीन साहित्य की रचना हो गई। और जो अंग्रेजों के बाद में जो अंग्रेजी शिक्षा रही थी उसके फलस्वरूप लोगों में पुनः जागरण सा फैल गया, तो इससे चलते हुए आधुनिक सोच बढ़ी। तो यहाँ पर इसको आधुनिक काव्य या फिर आधुनिक साहित्य की रचना हुई। तो ये देखिए, इधर तो ये चित्रवृत्तियां हो गई और इधर ये साहित्य रूप हो गए, तो इनका परस्पर हम संबंध देखते हैं, यही हमारा कहलाता है साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो संपूर्ण रूप से इस ढंग से हमें बात समझ आती है। इस परिभाषा को देखने से और हिंदी साहित्य को देखने से हमें पूरी तरह से समझ आता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास कब से कब तक है, हम इसको मान सकते हैं 1000 ईस्वी से लेकर आज 2020 तक जो भी इस हिंदी भाषा परिवार में लिखा गया वो संपूर्ण रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास ही कहलाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, हिंदी साहित्य का इतिहास में आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो से आप सभी को लाभ हुआ होगा। इस श्रृंखला हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आगे की कड़ियों में देखेंगे इतिहास लेखन की परंपरा और पद्धतियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।